हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्राह्म चिन्ह। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्राह्म चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, हिंदी में कुल कितने ब्राह्म चिन्ह हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। वाक्यों को लिखते समय ठहराव को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता या कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। यदि ब्राह्म चिन्ह का वाक्यों में सही प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम हिंदी में कुल कितने ब्राह्म चिन्ह हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्ह। पहला, पूर्ण विराम। इसमें एक सीधी खड़ी लाइन होती है। दूसरा है हमारा अर्धविराम। इसमें एक बिंदु के बाद में एक कॉमा लगा होता है, इसे हम अर्धविराम कहते हैं। तीसरा है हमारा अल्पविराम, जो एक कॉमा को दर्शाता है, इसे हम अल्पविराम कहते हैं। अगला है हमारा योजक चिन्ह। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। इस निर्देशक चिन्ह को हम समायोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, जो हमें विवरण को दर्शाते हैं, उन्हें हम विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह में क्या होता है, एक पूर्ण विराम होता है और उसके नीचे एक बिंदु लगा होता है, जो यह दर्शाता है, बिंदु लगा होता है, यही हमारा विस्मय बोधक चिन्ह होता है। साथियों, अगला आया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। इसे अंग्रेजी में हम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। आगे है हमारा संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। जो ये चिन्ह बना है, ये जो निशान है, ये हमें संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का निशान है। आगे बात करते हैं हम हंस पद या टूटी सूचक चिन्ह। जो ये पाई की तरह आकृति बनी है, इसी को हम हंस पद या टूटी सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे हम विराम चिन्ह को विस्तार से समझेंगे। पहला है हमारा पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर जिस चिन्ह या जिस निशान का प्रयोग करते हैं, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है। तो मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, जो इसके बाद में जो ये चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का जो चिन्ह होता है, उसे हम अर्धविराम कहते हैं। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़ियाँ चहचहाने लगी। जो इसमें रात बीती के बाद में जो ये चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, सवेरा हुआ के बाद में जो चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं, उसी को हम अर्धविराम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम अन्य सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग प्रायः वाक्यों में ऐसी जगह होता है जहां एक से
जहाँ एक जैसे कई शब्द हों, अथवा अल्पकाल के लिए रुकना होता है, जैसे मैं कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी सभी कुछ पढ़ाता हूँ। तो जो यहाँ मैं कहानी के बाद में जो हल्का सा अल्प विराम लगा है, उपन्यास के बाद में जो कॉमा लगा है, इसी को हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीत अर्थक पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो, तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, बाप बेटा, दिन रात आदि। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग कोई विवरण देने अथवा विवरण प्रस्तुत करने के समय होता है। विवरण देने अथवा विवरण प्रस्तुत करने के समय होता है। जैसे इस पत्रिका में सभी विधाओं का साहित्य, कविता, कहानी, निबंध आदि प्रकाशित होता है। तो जो बीच बीच में साहित्य और कविता के बीच में जो हमारा चिन्ह लगा है, ये हमारा निर्देशक चिन्ह कहलाता है। आगे बात करते हैं विवरण सूचक चिन्ह। विवरण सूचक चिन्ह, इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि विवरण सूचक चिन्ह जो विवरण को दर्शाए, अर्थात विवरण को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विवरण सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में जो हमने ये चिन्ह का प्रयोग किया है, ये हमारा विवरण सूचक चिन्ह कहलाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। उसके बाद में जो हम ये चिन्ह प्रयोग करेंगे, इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, घृणा, करुणा, दया, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे के बाद में जो ये चिन्ह लगा है, ये हमें आश्चर्य की बात को दर्शा रहा है। हाय, अरे से हम कोई बात को बनाए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या आश्चर्य की बात है। हाय, भाई मर गया, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है, इससे दुख व्यक्त होता है। जहाँ पर विस्मय, व्यंग, घृणा, करुणा, हर्ष, उल्लास आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, वहाँ हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिन वाक्यों में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न की ध्वनि निकलती हो, जिन वाक्यों से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न की ध्वनि निकलती हो, वहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके बाद में जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट है क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो इसके अंत में वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तीसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ, ताजमहल किसने बनवाया, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंत में जो चिन्ह प्रयोग होगा वह होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उद्धरण
चिन्ह उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। कौन कौन से साथियों? इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला जो विराम चिन्ह है हमारा, कोष्टक चिन्ह। जब वाक्य को पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है तो उस अंश को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे निराला। और जो निराला जी हैं उनका पूरा नाम क्या है? अब कौन से निराला? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी की जूही की कली एक श्रृंगारिक रचना है। तो जो हमने निराला जी हैं हमारे, उनको कौन से निराला हैं? तो उनको दर्शाने के लिए, उनके नाम को पहचान के लिए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है यहाँ। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक श्रृंगारिक रचना है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? वाक्य में जब पूर्ण शब्द ना लिखकर उसके संक्षिप्त रूप को लिखा जाता है तब वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित के लिए पंडित, जैसे पंडित के लिए हम इसका संक्षेप में क्या नाम कैसे लिख देते हैं? संक्षेप में हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अगला लेते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए हम कैसे लिख देते हैं? डॉक्टर को हम संक्षेप में इतना लिख के काम चला देते हैं। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह हुआ? जो हमारा चिन्ह प्रयोग हुआ है ये हमारा लाघव चिन्ह प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे त्रुटि सूचक चिन्ह या हंसपद। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है और उसके बाद में उसे जोड़ने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो छूटे हुए स्थान पर हंसपद का प्रयोग कर वह बात लिख दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने विराम चिन्हों के बारे में देखा कि हमारे हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह हैं। जो हिंदी में हमारे विराम चिन्ह की संख्या है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वह हमारी 20 बताई गई है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।